चलिए एकदम वॉल्यूम फुल है भाई। तो सभी बच्चे ना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए आज की इस क्लास के लिए। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट भरा क्लास होगा। हाँ चलिए बाबू। समय कई घाव देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत गजब लाइन लिखे हो। चलिए तो प्यारे बच्चों ना, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आप लोगों से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को हम एक संगठन का नाम बताए थे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद है आप लोगों को। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा आप लोग हमें यह बताइए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? बताओ तो बाबू, आप लोग को पता है राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? कोई बच्चे बता सकते हैं? राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? क्वेश्चन यही है आज का, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया और कब लगाया ये भी बता दीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? बताओ तो बाबू, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? कोई बच्चे अगर बता सकते हैं तो बताइए। दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले लगाया था। कब लगाया था बाबू? 1868 ईस्वी में लगाया था। और आपको हम ये भी बताए थे कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया तो उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? प्रति व्यक्ति आय कितना वो बताए थे? दादा भाई नौरोजी 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? कोई बता सकते हैं? उस समय दादा भाई नौरोजी भारत का प्रति व्यक्ति आय जो बताए थे, ध्यान रखिएगा, उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, PCI बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। हम इसको लिख भी देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? 20 रुपया बताए थे, ठीक है ना, 20 रुपया बताए थे। और ये जो बात बोले थे कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, ये दादा भाई नौरोजी के ही पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम है, बता देते हैं हम आप लोगों को, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक में ही वर्णित है। इनके पुस्तक का नाम है, इनके द्वारा लिखा गया जो किताब है, इसका नाम है पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो परीक्षा में ना कुछ सवाल भी बनते हैं कि पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो बताइएगा। दास कैपिटल। अरे भाई दास कैपिटल तो कार्ल मार्क्स लिखे हैं ना, शोएब अंसारी भाई। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल थोड़े ना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ तो पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक बाबू आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए ये सब ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम आप लोगों को कल बताए थे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है और राष्ट्रीय आय निकालने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। कौन कौन सी समस्याओं का, यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं और राष्ट्रीय आय को निकालने में कौन कौन सी बाधाएं आती है, ये दोनों चीजें ना हम आप लोगों को बता दिए थे। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें आज हम आपको वही बताएंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली जो संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आज हम लोग ना सबसे पहले प्यारे बच्चों यही पढ़ेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के ही बारे में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी संगठन के बारे में ही आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इसी को बोला जाता है CSO, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है राष्ट्रीय आय का पता लगाना, यानी कि हमारे देश का वर्तमान राष्ट्रीय आय कितना चल रहा है, इसके बारे में पता लगाने का जिम्मेदारी एक संगठन को दिया गया। उसी संगठन का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। एकदम ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या था कि शुरू में ना बहुत ज्यादा
दिक्कत हो रहा था, ये भारत सरकार को राष्ट्रीय आय पता करना था। तो जब राष्ट्रीय आय पता करना था, देश की आजादी के बाद की ये कहानी है, 1949 ईस्वी की कहानी है, ठीक है ना। हम कब का बात कर रहे हैं? अगस्त 1949। हम बात कर रहे हैं अगस्त 1949 की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार को राष्ट्रीय आय का पता लगाना था। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि एक समिति का गठन किया जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। क्या नाम था बाबू? राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है ना। भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया राष्ट्रीय आय को पता करने के लिए, और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है ना। और ये कहा गया कि पीसी महालनोबिस, तो परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ बाबू, तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनको अध्यक्ष बना करके इनको जिम्मेदारी दिया गया कि भाई आपको भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय आय का पता लगाना है। जितना जल्दी हो सके आप रिपोर्ट तैयार करिए और भारतीय राष्ट्रीय आय का पता लगाइए। 1951 में इन्होंने अपना पहला रिपोर्ट दिया भारत सरकार को, ठीक है ना। ये अपने काम पे जुट गए और 1951 में, ध्यान से सुनिएगा, 1951 में इन्होंने भारत सरकार को अपना पहला रिपोर्ट सौंप दिया। 1951 में इन्होंने भारत सरकार को पहला रिपोर्ट सौंप दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? चलिए, बहुत बढ़िया। और अपने इस पहले रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 1948-49 में भारत का जो राष्ट्रीय आय है, इन्होंने क्या बताया बाबू? 1948-49, चूंकि 47 में, ये 1949 में समिति का गठन हुआ था, 1951 में रिपोर्ट सौंपे, तो 1949 का जब इन्होंने राष्ट्रीय आय पता किया, जब इन्होंने अपना राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट दिया, उसमें कहा कितना कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो 8,650 रुपया है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? 8,650 करोड़, ध्यान रखिएगा, 8,650 करोड़ रुपया, ठीक है ना। ये भारत का राष्ट्रीय आय है। समझ में आया कि नहीं आया? 8,650 करोड़ रुपया इन्होंने कहा कि 1849 में भारत का राष्ट्रीय आय है, ठीक है ना। 8,650 करोड़। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा 1848-49 में भारत का राष्ट्रीय आय कितना था, तो बता दीजिएगा कि भाई पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, उसके पहले रिपोर्ट के अनुसार 1948-49 में भारत का राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया था। 7,650 नहीं सुहानी, 8,650, ठीक है ना। हाँ, सब अब सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और उसके अनुसार से अगर प्रति व्यक्ति आय निकाला गया, अगर इसके अनुसार से प्रति व्यक्ति आय निकाला गया, इसके अनुसार से बाबू ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय निकाला गया, तो प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा के आसपास, कुछ ऐसा ही आया था। 246 रुपया 90 पैसा के आसपास प्रति व्यक्ति आय आया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहली बार आजादी के बाद, भारत जब आजाद हुआ, तो भारत के आजादी के बाद सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय कौन निकाला? तो राष्ट्रीय आय समिति निकाला। लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा भारत सरकार को सही पूर्णता नहीं लगा, और इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया कि अब हम ना राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। और तब जाकर के भारत सरकार ने, ध्यान रखिएगा, 1954 के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू? चलिए, और यही अब संगठन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही है जो प्रत्येक वर्ष क्या करती है? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्लियर ना? हाँ, तो अब ना यहां से एक सवाल पूछता है बाबू, यहां से एक सवाल पूछता है। सवाल ये आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। सवाल ये आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
सवाल ये आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? जिस समिति के बारे में अभी हम आपको बताए, राष्ट्रीय आय समिति के बारे में, तो किस उद्देश्य से उसको ये बनाया गया था और कब बनाया गया था? तो अभी हम आपको बताए राष्ट्रीय आय समिति के बारे में जस्ट बताए हैं, ठीक है ना। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। और यह समिति जो गठन हुआ राष्ट्रीय आय समिति, इसका कुछ उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? निम्नलिखित उद्देश्य था, लिखेंगे। सबसे पहला तो कि राष्ट्रीय आय समिति का उद्देश्य था देश के राष्ट्रीय आय के बारे में पता करना। राष्ट्रीय आय इसलिए पता किया जाता है ताकि यह पता लगाया जाए कि देश का भी आर्थिक स्थिति कैसा है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि देश के आर्थिक स्थिति का पता लगाना। सबसे पहला उद्देश्य तो यही था ना कि देश का आर्थिक स्थिति कैसा है, आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जाए। तो देश के आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए यह समिति का गठन किया गया। सबसे पहला उद्देश्य देश के वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए पूरे देश में आंकड़ों को जमा करना। राष्ट्रीय आय का पता लगाना, भाई राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है पूरे देश में जमा करे, इसलिए भी राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तीसरा, इन आंकड़ों के आधार पर देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय बताना, यानी कि भाई आंकड़ा जो एकत्र किए हैं उसके आधार पर देश का वास्तविक राष्ट्रीय आय बताइए, इसलिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। उसके अलावा राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए एक अस्थायी संगठन की स्थापना की अनुशंसा करना, यानी कि राष्ट्रीय आय समिति के माध्यम से ही ये सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना करना था। पहले तो काम चलाऊ के तौर पर राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, लेकिन फिर इसी को बदल दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर ही भारत सरकार ने 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ की स्थापना की। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही किया जाता है। तो वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो अगर यह सवाल पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय की ये राष्ट्रीय आय की गठन की, तो क्या आप लोगों से नहीं बन जाएगा? बताओ बाबू, क्या आप लोगों से नहीं बन जाएगा? बड़े आराम से बन जाना चाहिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था देश की आर्थिक स्थिति को पता करने के लिए, आंकड़ों को जुटाने के लिए, ताकि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाए, और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, और साथ ही साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना करने के लिए भी। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बाबू? कॉन्सेप्ट किंग की जय हो। अरे वाह, कॉन्सेप्ट किंग, चलिए थैंक यू। ये तो हो गया ना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। हम आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में बता दिए। एक लास्ट क्वेश्चन अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर का एक सबसे अंतिम, सबसे लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, समझिएगा, किसी भी देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को, क्या क्वेश्चन था? किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का विकास में क्या योगदान रहा है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का और राष्ट्रीय आय का विकास में क्या योगदान रहता है, जरा ये आप बता दीजिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का किसी भी देश के विकास में क्या योगदान रहता है? राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का किसी भी देश में क्या योगदान होता है? अच्छा ये बताओ भाई, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बहुत ज्यादा योगदान होता है कि नहीं होता है? सब कुछ तो कमाइए पर निर्भर है? हमारा देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो हमारा देश का आर्थिक विकास होगा, हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। तो प्रति व्यक्ति आय भी फायदेमंद है देश के लिए, और राष्ट्रीय आय भी फायदेमंद है देश के लिए, ठीक है ना। क्लियर? तो बाबू ध्यान रखिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का विकास में योगदान का चर्चा करने के लिए पूछ रहा है। 2015 में यह सवाल भी आया है। तो लिखेंगे कि किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बहुत अधिक योगदान है, बहुत अधिक योगदान है। अच्छा एक बात और, हम जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हैं और नोट्स देते हैं ना, अभी तक बहुत सारे कोचिंग संस्था होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं करते हैं कि भाई साथ ही साथ हम आप लोगों को किताब तो पढ़ाते ही हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी साथ ही साथ करवाना। और हमारे नोट्स का खासियत यही होता है, टारगेट बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो टारगेट बोर्ड का जो नोट्स है उसका खासियत यही होता है कि आपको प्रीवियस ईयर अलग से पढ़ने का जरूरत फिर नहीं पड़ने देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे क्लास में और हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच होता है।
और कहा जाता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक अगर आपका कंप्लीट है तो 60-70% नंबर तो आपका ऐसे कंफर्म हो जाता है। क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आता है 60-70%। कहीं भी किसी भी एग्जाम का आप लोग क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, 60% क्वेश्चन ना कम से कम क्वेश्चन बैंक से होता है। और हम आपको क्वेश्चन बैंक साथ ही साथ करवाते जा रहे हैं, अलग से करवाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बाकी सब लोगों के मामले में अलग हो जाते हैं कि भाई हमारे नोट्स भी अलग है जिसमें कि क्वेश्चन बैंक अटैच है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हमारी क्लास भी अलग है क्योंकि हम अपने क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी करवाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल अलग है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो बाबू लिखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि विकास के लिए निम्नलिखित तरह से लाभप्रद है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला फायदा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देश की पूंजी बढ़ती है। अगर राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो हमारे देश का पूंजी बढ़ेगा, हमारे देश का पूंजी बढ़ेगा तो हमारे देश का विकास होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देश की पूंजी में बढ़ोतरी होती है, पहला फायदा। दूसरा, इस अतिरिक्त पूंजी को निवेशित करने पर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूंजी बढ़ेगा तो उस पूंजी को हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। अब जैसे हमारे पास अगर आमदनी ज्यादा है तो हम उस आमदनी को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि उससे और कमाया जाए। तो इसलिए अगर पूंजी बढ़ेगा तो पूंजी को हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे ताकि भाई पूंजी से और पूंजी बनाई जाए, ठीक है ना। उत्पादन में बढ़ोतरी होने पर रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। अगर उत्पादन बढ़ेगा, अगर उत्पादन में बढ़ोतरी होगा तो रोजगार के नए नए अवसर बनेंगे। जितना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, जितना ज्यादा फैक्ट्री ये सब लगेगा, उतना ही ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। तो भाई अगर राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो पूंजी बढ़ता है, और अगर पूंजी बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, ठीक है ना। और रोजगार का जब नया अवसर बनेगा तो लोगों को आय में वृद्धि होगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो व्यक्ति को ही फायदा है, भारत के नागरिक को ही फायदा है, किसी भी देश के नागरिक को फायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देश का पूंजी बढ़ेगा। सबसे पहले किस तरीके से याद रखना है, सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगा, यानी कि हमारे देश का अगर इनकम बढ़ेगा तो हमारे देश के पास पूंजी बढ़ेगा। तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो देश का पूंजी बढ़ेगा। देश का पूंजी बढ़ेगा तो देश उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, उद्योग में इन्वेस्ट कर दे, फैक्ट्री लगाने में इन्वेस्ट कर दे, या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट करेगा। अगर उस पैसे से उद्योग लगेगा यानी कि उत्पादन बढ़ेगा तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। आप बताइए, उत्पादन बढ़ेगा तो फैक्ट्री लगेगा, ये तो फैक्ट्री में लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का आमदनी बढ़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लोगों को ही फायदा है राष्ट्रीय आय बढ़ने से, ठीक है। तो ये चार चीज बताएं। और पांचवा, आय में वृद्धि होने पर लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और भारत विकासशील से विकसित देश की ओर जाएगा। यानी कि जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को पूंजी बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर भी सुधर जाएगा और हमारा देश धीरे धीरे विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बाबू। तो ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आय में बढ़ने से फायदा। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो क्या फायदा है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा तो ये कैसे लाभप्रद है, यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो ये कैसे फायदेमंद है। तो लिख देंगे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर लोगों का बचत स्तर बढ़ जाता है। अब अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो लोगों का बचत स्तर बढ़ जाएगा। यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रहा है, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो लोग पैसा ज्यादा बचा पाएंगे। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे, पैसा ज्यादा बचाएंगे, जिससे उनके पास अधिक पूंजी जमा हो जाती है। पैसा ज्यादा बचाएंगे भाई तो उनके पास पूंजी ज्यादा होगा, और इस अतिरिक्त पूंजी को निवेशित कर लोग उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी कि पूंजी बढ़ेगा तो उस पूंजी को कहीं पर भी क्या कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि होगी और लोगों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि चाहे राष्ट्रीय आय बढ़े तब या फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़े तब, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। यानी कि हमारा भारत देश ऊपर हो जाता है, लोगों का जीवन स्तर ऊपर हो जाता है, सब कुछ ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर लोगों का बचत स्तर बढ़ जाता है और उनके पास पूंजी जमा होता है, वो उस पूंजी को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, और पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पूंजी और बढ़ता है और उनका जीवन स्तर क्या होता है, धीरे 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 करके ऊंचा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर अब समाप्त हो गया है, ठीक है ना। यही आपका चैप्टर था जो कि अब समाप्त हो गया है। चलिए अब हम लोग ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल लाइन बताते हैं। कह रहा है कि जब भी पढ़ाई करने बैठे, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो ये सोच करके कि ये हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं और कल मेरा एग्जाम है। अगर आप ये सोच करके पढ़ेंगे कि कल हमारा एग्जाम है, आज एकदम पूरा दम लगा देना है, अगर आप ये सोच करके पढ़ेंगे कि कल हमारा एग्जाम है, आज पूरा दम लगा देना है, तो यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की तैयारी होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को भी आसानी से निकाल पाएंगे।
तो हमेशा ये सोच करके पढ़िए कि बस 1 दिन के बाद एग्जाम है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, ये सोच करके माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। और कहते हैं ना कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, आपके मन के अंदर क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आपके सपने कैसे हैं, ये आप लोगों को मत बताइए, बस उन्हें पूरा करके दिखाइए। ये लोगों को मत बताइए, बस उन्हें पूरा करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को बताइएगा कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, दरोगा बनेंगे, तो भाई लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि लोगों को सुनना पसंद नहीं है। अगर जब आप करके दिखा देंगे तो लोग आपका तारीफ करेंगे, क्योंकि लोगों को सुनना नहीं बल्कि देखना पसंद होता है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्यारे बच्चे ना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आप सभी बच्चे ना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, जरा बताइए जल्दी जल्दी से। बताओ बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग को भी बताया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित देश कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश विकासशील देश या अर्ध विकसित देश कहलाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, टोटल 55 गो ऑब्जेक्टिव है, 55। बहुत जल्दी करवा देंगे, 20-25 मिनट का समय लगेगा, करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित, भारत तो भाई विकासशील देश है, लेकिन विकसित देश कौन सा है आपको पता है, अमेरिका विकसित देश है, लेकिन यहाँ अमेरिका ऑप्शन में नहीं है, तो जवाब लिखिएगा ब्रिटेन। इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है ना बाबू, ये इंग्लैंड को ही कहा जाता है ब्रिटेन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटेन एक विकसित देश है। अगला नंबर क्वेश्चन, भूमि का पारिश्रमिक उनकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। आपको हम कल बताए थे ना कि अगर आपके पास पूंजी है तो पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज होता है, अगर आप श्रम कर रहे हैं तो उसका पारिश्रमिक मजदूरी होता है, अगर आप व्यापारी हैं तो उसका ये व्यापारी है, सॉरी बिजनेसमैन है, ये उद्यमी है तो आपका पारिश्रमिक लाभ या हानि होगा। लेकिन अगर आपके पास भूमि है तो उसका पारिश्रमिक लगान होता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है बाबू, लगान होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, लगान, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं। गरीबी रेखा के नीचे, इसी को कहा जाता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। गरीबी रेखा के नीचे यानी इसी को बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो 29.8% है। वही अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 46% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं बिहार में, ठीक है ना। ये बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 29% लोग, 29.8% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, बीपीएल से नीचे है। आगे, बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। घरेलू उत्पाद मतलब बाबू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। आ गया ना, घरेलू उत्पाद मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बाबू क्या हो जाएगा 11.03% याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य तो आपको बता दिए हैं कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो भाई बिहार तो है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। आगे बताइए, ऊंची विकास दर से क्या होता है। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है, यानी कि विकास दर अगर ज्यादा है तो इससे क्या होगा, अगर विकास दर ज्यादा है तो इससे तेजी से समृद्धि होगा, गरीबी दूर होगा और देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि जवाब होगा ए, बी और सी तीनों, ठीक है। आगे बताइए, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में सबसे कम है, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है। आगे, बिहार के किस जिले का, हाँ एक चीज हम आपको बताना भूल गए, बिहार के बारे में आप लोग ना याद रखिएगा, ठीक है ना। बिहार के बारे में आप लोग याद रखिएगा, बिहार में पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। बिहार में पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और एक जिला है शिवहर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा पटना का है, और इसका क्या है बाबू, सबसे कम है, ठीक है ना, सबसे कम है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो बताइएगा पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। और अगर पूछा जाए कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बताइएगा शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यहां पर पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो जवाब होगा पटना। शिवहर का सबसे कम है, इसका ना सबसे कम है, इसमें हम यहीं पर लिख देते हैं, शिवहर का क्या है, सबसे कम है। आगे, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, बी नंबर ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि ये राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाती है, वो बिहार की आय के बारे में पूछ रहा है कि बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार। तो जवाब होगा 11.03%। आगे, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में, तो कल हम आपको बताए थे कि भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। किसका है बाबू? गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। आगे बताइए, 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय, 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय, तो 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 16,119 रुपया। आगे बढ़ते हैं, सन 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, 12-13 में भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 68,757 रुपया। ये सब ना याद रखिएगा। आगे, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, तो 2008-9 में कितना था? औसत प्रति व्यक्ति आय था 25,494 रुपया। 8-9 में था 25,494 रुपया। देखिए 8-9 में इतना था, 4-5 साल के बाद 68,000 हो गया, 25,000 से बढ़ करके। आगे, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य, सबसे कम आय वाला राज्य बिहार। उड़ीसा का अगर ऑप्शन रहेगा तो उड़ीसा भी होगा, ऐसे बिहार होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बाबू देखो, बिहार में ना कृषि ज्यादा होता है, बिहार में खेती बाड़ी ज्यादा होता है, तो बिहार की आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? कृषि क्षेत्र का होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना है? लगभग 41.4% है। सॉरी, इसके पीछे शायद हम 46 बोल दिए थे ना, इसके पीछे हम यहाँ पे लगता है 46 कहीं पे हम बोले थे, ये वाला, इसको ना 41 करिएगा, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? 41%, ठीक है, 41%। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला बताइए, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बिहार राज्य की लगभग ना 80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा 80%। आगे बढ़ते हैं, 20वां, देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये अर्थशास्त्री किसने, ये किस अर्थशास्त्री ने कहा है? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने। आगे बताइए, सन 12-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय, 2012-13 के अनुसार अगर बिहार का प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो 12-13 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 26,455 रुपया। वही देश का प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उस समय देश का प्रति व्यक्ति आय कितना था? उस समय देश का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 68,000 के आसपास था। जब देश का प्रति व्यक्ति आय 68,000 था तो हमारे बिहार का प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 26,000 था। आगे, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? गरीबी का कुचक्र का धारणा कौन दिया था? गरीबी का कुचक्र आपको बताए थे ना कि गरीब हमेशा गरीब ही होते चला जाता है और अमीर हमेशा अमीर ही होते चला जाता है। यह धारणा किसने दिया था? तो रैगनर नर्क्स ने दिया था। आगे बताइए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? गरीबी के कुचक्र का शिकार कौन सा भारतीय राज्य है? तो भाई ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से बिहार क्या है? एक गरीब राज्य है। आगे बता दीजिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है ना, जैसे देखो हम लोग जो नया साल मनाते हैं वो मनाते हैं 1 जनवरी को, 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष जो होता है वो मार्च के बाद होता है, मार्च में ना खत्म होता है, समझ गए ना? यानी कि 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है और 1 अप्रैल से लेकर के कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है, और इसी को हम लोग वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। आगे बताइए, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय का सृजन क्यों होता है? तो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय उत्पादक क्रियाओं के द्वारा, चाहे वस्तु का उत्पादन हो चाहे सेवा का उत्पादन हो, राष्ट्रीय आय तो वही से आता है। आगे बताइए, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो उपभोग और जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है, सही है। बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से सही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, ये भी सही है। जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को 2 वर्गों में बांटा गया है। आगे बताइए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज शामिल किया जाता है? तो देखो बाबू, राष्ट्रीय आय में घरेलू उद्योगों की आय, यानी कि अपने देश के अंदर जो उद्योग है उसका आय, और विदेशी से ये विदेशों का आय, दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा कि कमी होगा? अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय घटेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी घटेगा। तो राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय, उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि उत्पादक के साधनों की आय, जो भी उत्पादन हो रहा है वहां से कितना आमदनी हो रहा है उसी को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? ये राष्ट्रीय आय हो जाता है। आगे बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी? 31 नंबर क्वेश्चन।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना प्रारंभ किया गया था 1951-52 में। कब बाबू? 1951-52 में। आपको बताया था ना, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ 1949 में। 1952 में उसने क्या किया? अपना पहला रिपोर्ट दिया। और उसके बाद फिर आपको यह भी बताया कि 1951-52 में ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना के लिए भी बातचीत हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा और वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। क्या हो जाएगा बाबू? उत्पादक क्रियाओं के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन आपको अभी बताए हैं 1949 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो जवाब क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? तो बाबू, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना अगर बोला जाए तो कब किया गया था? 1954 में न किया गया था। अभी तो हम आपको शायद 1954 बताए थे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951-52। यहाँ पर तो देख लीजिए, हमें 1954 ही ना बताए हैं। राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। तो भाई 1954 में स्थापना किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 1954 यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? 1954 होना चाहिए। अगर 1954 होगा तब सही होगा। तो बाबू क्या हम लोग जवाब लिखेंगे? 1954। इसको ना सुधार कर लीजिएगा, 1954 कर लीजिएगा। 26 का ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी का अवधि क्या था? आर्थिक मंदी आया था 1929 ईस्वी में। ये आप लोग को तो हम पढ़ाएंगे आर्थिक मंदी के बारे में। आर्थिक मंदी 1929 में आया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1968 में कितना होने का अनुमान लगाया था? तो अभी आपको बताया कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान लगाया है? 20 रुपया। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अनुमान लगाया सबसे पहले। जवाब क्या होगा बाबू? 1868 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का पता लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय, 2013-14 में भारत का प्रति व्यक्ति औसत आय, 13-14 में भारत का प्रति व्यक्ति औसत आय 80,388 रुपया। ठीक है ना? 80,388 रुपया। दशमलव मत समझ लीजिएगा, 80,388। आगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? तो ये दादा भाई नौरोजी की रचना है। जवाब क्या होगा बाबू? दादा भाई नौरोजी की रचना है। आगे, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा, जिस समय आर्थिक मंदी आया था तो उस समय पूरा देश में आर्थिक मंदी आया था, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सबसे पहले तो अमेरिका से ही शुरू हुआ था। तो उबरने के लिए एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर केन्स, उन्होंने क्या दिया था? सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? जवाब होगा बचत कहलाता है। ठीक है ना? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन हो गया है। आगे, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी देश की खाली स्थान का पता लगाया जा सकता है, विकास दर का पता लगाया जा सकता है, या फिर आर्थिक संपन्नता का पता। आर्थिक संपन्नता ही लिख लीजिए, ठीक है ना? प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता, की कोई देश कितना आर्थिक रूप से संपन्न है, उसका पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है $46,040। बाबू, $1 में लगभग 85 रुपया होता है, तो इसमें 85 से गुना करिए, समझिए कितना रुपया अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब कि पूरे देश का जो आमदनी है उसमें अगर नागरिकों से भागा दे, यानी कि जनसंख्या से भागा दे, तो औसत आय हमारा क्या आया? तो प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब औसत आय होता है। आगे बताइए, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करेगा? तो भाई हमारा जितना आमदनी होगा उतना ही बढ़िया रहन सहन होगा, जितना कम आमदनी होगा उतना ही खराब रहन सहन होगा। तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना? आगे बता दीजिए, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, किसी भी राज्य का नागरिक हो उसका जीवन स्तर जो है ना वो सकल घरेलू उत्पाद पर ही निर्भर करता है। बी ऑप्शन।
राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय किस लिए जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से। ये आपको बताए थे ना कि राष्ट्रीय आय पता लगाने का उत्पादन के माध्यम से पता लगा रहे हैं तो उत्पादन गणना विधि, आय के माध्यम से पता लगा रहे हैं तो आय गणना विधि, व्यावसायिक गणना विधि, व्यय गणना विधि, ये सब बताए थे। तो जवाब होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। आगे बताइए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? उत्पादन एवं आय गणना विधि, उत्पादन एवं आय, तो उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। उत्पाद तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? 5 को विधि बताए थे ना, तो राष्ट्रीय आय की गणना की 5 को विधि है। आगे, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? समावेशी आर्थिक विकास कहने का मतलब होता है संतुलित विकास, यानी सब लोगों का विकास, समाज के गरीब वर्ग का विकास और समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, सब लोगों का विकास एक साथ हो, उसी को समावेशी विकास कहते हैं। आपको हम पिछली चैप्टर में पढ़ाए थे। आगे बताइए, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होने को कहते हैं समावेशी विकास। अभी जस्ट बताया है, अगर समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है तो उसको हम लोग समावेशी विकास कहेंगे। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी? अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो लोगों का आर्थिक विकास होगा, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का ये जो चैप्टर था प्यारे बच्चों, अब क्या हो गया? द एंड हो गया। आपका ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यहां पर 55 क्वेश्चन हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बता दिए, और हमें लगता है कि 55 में कम से कम लगभग 50 क्वेश्चन तो आप लोग जरूर सही किए होंगे। लगभग 50 क्वेश्चन तो आपका जरूर सही होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन तो सही होगा, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन तो एकदम सही होगा। क्लियर बाबू? अच्छा, अब आप लोग हमें बता दीजिए, क्या जीएसटी का फुल फॉर्म? जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बताए थे? गुड सर्विस टैक्स होता है बाबू। जीएसटी का फुल फॉर्म कल तो बताए थे ना हम आप लोगों को। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ना हम आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, इसका नोट्स हम जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, और बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अब अगला क्लास इकोनॉमिक्स का ही 3rd चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का ही 3rd नंबर जो चैप्टर है, 3रा नंबर जो चैप्टर है वही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास में, अगली क्लास में इकोनॉमिक्स का ही 3rd चैप्टर होगा, 3रा नंबर चैप्टर होगा, कल हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना।